रिटायरमेंट के बाद आपको एक निश्चित आमदनी की ज़रूरत होती है। निश्चित आमदनी के लिए आपको ऐसी जगह पैसा लगाना होगा जहाँ पे निश्चिंतता से निश्चित आमदनी मिल सके। वैल्यू रिसर्च की सलाह मांगिए। थोड़ा पैसा इक्विटी में लगना चाहिए, भले ही आपको डर लगे। संभल के लगाइए, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में लगाइए, बैलेंस फंड में लगाइए। लेकिन सबसे पहले आपका पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगना चाहिए, जहाँ पे सबसे अत्यधिक रिटर्न मिलता है। नमस्कार और निवेश का बड़ा सवाल के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, रिटायरमेंट के बाद जिंदगी में नए अध्याय की शुरुआत होती है। जिंदगी पहले से ज़्यादा जिंदगी में शांति और चैन आ जाता है। लेकिन इसी दौरान मन में कई सारे सवाल भी आते हैं, जैसे कि जो जमा हुए पैसे है या पूंजी है उसको कहाँ लगाया जाए, डेट फंड में डाला जाए या फिर फिक्स डिपॉजिट में ही उसको रखना ठीक होगा। तो आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे धीरेन्द्र कुमार के साथ। स्वागत है धीरेन्द्र आपका। धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल जो अक्सर लोग पूछते भी हैं कि रिटायर्ड लोगों के लिए ये तुलना करना क्यों ज़रूरी है कि पैसा कहाँ रखना है या कहाँ निवेश करना है। रिटायरमेंट के बाद आपको एक निश्चित आमदनी की ज़रूरत होती है। निश्चित आमदनी के लिए आपको ऐसी जगह पैसा लगाना होगा जहाँ पे निश्चिंतता से निश्चित आमदनी मिल सके। जी। निश्चिंतता से निश्चित आमदनी आपको बैंक के डिपॉजिट में मिलता है, पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट में मिलता है। बैंक के और पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट में इसलिए मिलता है और लोगों का इसलिए इसमें इतना भरोसा है क्योंकि पिछले 50-70 साल से ऐसा ही हो रहा है। भारत में अधिकतर बैंक जो है वो सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक होने की वजह से कोई बैंक डूबता नहीं है। जब डूबा करते थे इस वजह से उनको नेशनलाइज किया गया था। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस में पैसा लगाना मतलब भारत सरकार को ही पैसा देने के बराबर है। तो अगर आप कोई बॉन्ड में पैसा लगाएं, किसी कमज़ोर कंपनी के डिपॉजिट में किसी कमज़ोर कंपनी के फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगा दें, उसके बजाय आप यहाँ सरकारी बैंक में, तो लोगों का इसमें भरोसा है और इस समय आपकी ज़रूरत भी है। और बाज़ार से लोगों को डर लगता है जी। क्योंकि बाज़ार से लोगों का किसी तरह का ताल्लुक़ रहा ही नहीं है। बाज़ार और जब कभी भी ताल्लुक़ रहा है पिछले 20-25 साल में, तो वो गलत मौके पे रहा है और लोगों को आमतौर पर नुकसान हुआ है। तो लोग इक्विटी से डरते हैं। डिपॉजिट और निश्चित आमदनी वाला जो ज़रिया है वो लोगों के लिए ज़रूरी है। आप निश्चिंतता से आमदनी चाहते हैं, इसलिए लोगों को ये बहुत ही केयरफुली देखना चाहिए कि आपको क्या करना है। इसमें अब एफडी से शुरू करते हैं, उसी से समझना शुरू करते हैं। रिटायर्ड लोगों को ये फिक्स डिपॉजिट वाला ऑप्शन धीरेन्द्र सर पसंद क्यों आता है? जैसे मैंने कहा कि आप बैंक में पैसा लगाते हैं और अधिकतर डिपॉजिटर्स का पैसा देश भर में सरकारी बैंक में लगा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी बैंक का जो डिपॉजिट है वो भारत के जो बैंकों में लगा हुआ डिपॉजिट का 75% पैसा, 75% भाग, 75%, 3/4 जी सरकारी बैंकों में है, इंडिविजुअल्स का जी। तो ये तो बहुत ही और भारत सरकार के बैंक में के ओन्ड बैंक में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो लोग बिल्कुल इसको इस तरह से देखते हैं कि ये तो इससे ज़्यादा सेफ क्या हो सकता है गवर्नमेंट बॉन्ड के अलावा और क्या। तो अगर देश रहेगा, बैंक रहेगा तो आपका पैसा सुरक्षित है। डेट फंड किस मामले में फिक्स डिपॉजिट से बेहतर साबित होते हैं? डेट फंड के 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो कि आप वहाँ पे भी रिस्क स्प्रेड कर सकते हैं, स्प्रेड कर पाते हैं, क्योंकि एक तो डेट फंड में लगाया हुआ पैसा वो भी गवर्नमेंट बॉन्ड में भी लगता है जी। सरकारी बैंकों के सर्टिफिकेट और सीडीज़ में भी पैसा लगता है। तो आपका बहुत सारा पार्ट तो अंडरलाइंग डेट मार्केट वही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड तो आप सीधा आप भारत सरकार को ही पैसा दे रहे हैं। तो बॉन्ड फंड का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका लगाया हुआ पैसा वहाँ पे जो डाइवर्सिफाई करता है, उसमें किसी एक कंपनी के डूबने से आपका पैसा डूबेगा नहीं जी। और हमेशा फंड मैनेजर की कोशिश होती है कि आपको थोड़ा आपके रिटर्न को ऑप्टिमाइज़ कर दें। अगर एक सर्टेन मैच्योरिटी पे आपको 7% रिटर्न मिल रहा है, तो उस तरह के मैच्योरिटी वाले प्रोफाइल के जो फंड है वो आपको 8.25%, 8.25% रिटर्न देने की कोशिश करता है। और डेट फंड का एक दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि इसमें हम डिपॉजिट हमेशा एक टर्म के साथ आता है। ओपन एंड फंड में जब मन करे निकालिए, जब मन करे लगाइए, किसी भी तरह का कोई हर्जाना नहीं देना होता है, कोई पेनल्टी नहीं है। और तीसरा चीज़ है एक टैक्स का डिफरल, कि आप जब डेट फंड में पैसा लगाते हैं, चूँकि भारत में बहुत सारे लोग हैं जो डेट फंड में पैसा लगाते हैं और वो लंबे समय के लिए लगाते हैं। आप डिपॉजिट करते हैं, भले ही आप 5 साल का डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन आप उसको 4 बार रिन्यू करते हैं। 20 साल का आपका वो डिपॉजिट होता है। लोग लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर होते हैं। निश्चिंतता से लोग चाहते हैं कि खाली ब्याज आए और आपकी पूंजी के बारे में किसी भी तरह की अनिश्चितता नहीं हो, किसी भी तरह का रिस्क नहीं हो। इस वजह से जो लगा हुआ पैसा है
वो इस तरह का जो पैसा जब डेट फंड में लगता है तो आप डिपॉजिट करते हैं तो उस पर मिलने वाला हर साल का ब्याज टैक्सेबल होता है। यहाँ पे जब तक आप निकालते नहीं हैं तब तक आपको कुछ नहीं लगना है। तो अगर यहाँ पे आपका 8 साल में भी पैसा दुगना हो जाता है और आप निकालते नहीं हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका पैसा केवल इन्वेस्टेड रहे, स्टेबल रहे, डूबने की संभावना नहीं रहे, इस वजह से अगर आप लगाते हैं तो डेट फंड में लगाया हुआ पैसा एक तरह से टैक्स फ्री है जब तक कि आप निकालते नहीं। पर डेट फंड को लेकर लोगों के मन में धीरेन्द्र सर एक डर भी तो है ना कि इसमें जोखिम भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके एनएवी जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इस वजह से लोग डरते भी हैं इसमें लगाने से। देखिए, डेट फंड में जो जोखिम है उसको आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, और जो डेट फंड में जो गिरावट या उतार चढ़ाव हम देखते हैं, और ख़ासकर ये इस बात पर निर्भर करता है कि ब्याज दरों का रुख क्या है जी। अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो इनके दाम गिरते हैं, ब्याज दरें घटती हैं तो इनके दाम बढ़ते हैं। जैसा हाल फिलहाल हुआ है कि 1% गिरावट के बाद सक्सेसिव CRR कट्स के बाद बॉन्ड फंड का रिटर्न ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, और ख़ासकर लंबे अवधि वाले। तो वहाँ पे जो हम जिस तरह का रिटर्न देख रहे हैं, ये जो रिटर्न का जो रेंज है, जब ये गिरता भी है या बढ़ता है तो ये इक्विटी की तुलना में कुछ भी नहीं है। इक्विटी में 2008 के बाद जब बाज़ार में गिरावट आई तो पैसा आपका हो गया आधा। डेट फंड में जब बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है तो 2% 3% गिरता है या बढ़ता है, और वो गिरने और बढ़ने का जो क्रम है वो 5 साल में वो आपको बेसिकली उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जी। तो ये जो पूंजी आपका गायब होने की संभावना इक्विटी में रहती है, वैसा डेट फंड में कुछ नहीं है। और डेट फंड में आप अपना रिस्क स्प्रेड कर पाते हैं। 2 तरीके के रिस्क हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड के दाम कम होते हैं, इंटरेस्ट रेट घटता है तो बॉन्ड के दाम बढ़ते हैं। मीडियम टर्म में आप ये दोनों इस साइकिल के को आप एक्सपीरियंस करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। दूसरा रिस्क होता है डेट फंड में कि कंपनी को खरीदा हुआ बॉन्ड और कंपनी डिफ़ॉल्ट कर देती है, कंपनी दिवालिया हो जाती है। वैसी संभावना म्यूचुअल फंड जिस तरह से बना हुआ है, और पिछले 2-4-5 साल में इस तरह की 2-4 दुर्घटना हुई है, लेकिन उसका असर म्यूचुअल फंड पे बहुत ही मामूली सा दिखा है। लेकिन इससे घबराहट ज़्यादा हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो लगाया हुआ पैसा होता है, अगर आपका 3% पैसा भी अगर समझिए कि 2 महीने का जो आपका रिटर्न होता वो आपका गायब हो गया, 3 महीने का रिटर्न गायब हो गया। क्योंकि अगर एक कंपनी में लगा हुआ पैसा भी आपका पूरे फंड का एक छोटा सा भाग ही होता है, तो वो रिस्क मिटिगेट करने के बावजूद भी लोग इसकी वजह से डरते हैं। लेकिन ये आप सीधे किसी कंपनी में या किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट, किसी रिस्की डिपॉजिट में करने की तुलना में ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। अमूमन रिटायरमेंट के बाद लोग एक ऑप्शन बहुत तलाशते हैं कि भाई नियमित आमदनी उनको मिलती रहे। ये जो है, इसके लिए क्या करना चाहिए उनको? के लिए लोगों को 2-3 तरीके का स्ट्रीम बनाना चाहिए। सबसे पहले तो देखना चाहिए कि आपके पास सारा साधन कितना है जी, और आपकी निश्चित आमदनी की ज़रूरत कितनी है। मतलब कितना पैसा आपको चाहिए? हाँ, अगर आपके पास 50 लाख है, आपके पास 1 करोड़ है, या आपके पास 25 लाख है, जो भी आपके पास रकम है, आप वो देखिए कि वो रकम क्या है और आपको ज़रूरत कितना है। क्या आपको 50,000 रुपये महीना चाहिए, क्या 25,000 रुपये महीना चाहिए? और वो 25,000 रुपये महीना अगर चाहिए आपको, तो उसकी तुलना में देखिए कि सबसे पहले तो अपना जो निश्चित आमदनी वाला जो एवेन्यूज़ है, गारंटेड एवेन्यूज़, उसमें आपका ज़रूर, अब वो 25% आपके पैसे का हो, 30% आपकी पूरी पूंजी का हो, आधा हो, ये मुझे नहीं पता, ये केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे पहले आपका पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगना चाहिए, जहाँ पे सबसे अत्यधिक रिटर्न मिलता है और गारंटेड रिटर्न मिलता है। अगर आपकी ज़रूरत है गारंटेड रिटर्न की, तो आपको वहाँ लगाना चाहिए और पोस्ट ऑफिस MIP में लगाना चाहिए। अच्छा जी। इससे ज़्यादा सुरक्षित कुछ भारत में नहीं है, और यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न, और भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि जब ये भी इंटरेस्ट रेट रिवाइज भी करती है तो इन दोनों स्कीम्स में उस तरह की गिरावट और कटौती नहीं होती है, क्योंकि ये खासकर वृद्ध लोगों के लिए टारगेटेड है। और उसके बाद जो आपका पैसा है वो आप वैल्यू रिसर्च की सलाह मानिए, थोड़ा पैसा इक्विटी में लगना चाहिए, भले ही आपको डर लगे, संभल के लगाइए, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में लगाइए, बैलेंस फंड में लगाइए, क्योंकि इनसे मिलने वाला रिटर्न आपका पूंजी स्टेबल कांस्टेंट रहेगा। आप उसका रिटर्न खा जाएंगे, आप कंज्यूम कर लेंगे, और वो आपकी ज़रूरत है। आपका कुछ पैसा ज़रूर ऐसा लगना चाहिए जो कि बढ़े, और जो कि आपको महंगाई से जूझने में या आपके कैपिटल के वर्थ को प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद कर सके। टैक्सेशन के हिसाब से धीरेन्द्र सर दोनों में क्या फ़र्क है, और मतलब उस हिसाब से अगर चुनना हो तो बेहतर क्या होगा? टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको सीधे आंख बंद करके एक शॉर्ट टर्म डेट फंड लेना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे जो लगाते हैं
एक तो जब तक आपका सारा पैसा लगा हुआ है, जो आप निकालते नहीं उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब जब भी आप पैसा निकालेंगे तो जो विड्रॉल के रूल्स हैं और उसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है, बड़ा भाग आपकी पूंजी होती है। अपनी पूंजी को वापस निकालने पे कोई टैक्स नहीं लगता है, आपके केवल मुनाफे पे आपको टैक्स लगता है। और पूरे जो पैसे की ज़रूरत हो आपकी होगी, उसमें मुनाफे का भाग शुरुआती साल में बहुत कम होगा। आप अक्सर एक बात कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि क्या नहीं करना चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर जो कि रिस्क अवर्स है, वो थोड़ी ज़्यादा रिटर्न के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेता है, जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलता है लेकिन आपका कैपिटल ही कई बार डूब जाता है। उससे बचना चाहिए। और कभी भी आपको जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न मिले फिक्स्ड इनकम के अरीना में, उस तरफ मुड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कभी भी फिक्स्ड इनकम में रिटर्न बिना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क के आता ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। और सबसे आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप रिटायर हो गए हैं या रिटायर होने वाले हैं, इस एपिसोड को ध्यान से देखिएगा, इसकी एक एक बात को बारीकी से समझिएगा, और इससे जुड़ा कोई प्रश्न हो तो पूछने में हिचकिचाइएगा मत। और हाँ, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।